Hello guys, welcome to Agriculture and GK channel, a one-stop destination for all your exams related to agriculture. So in इस चैनल में हम लोग FCI से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनका एक जगह कंपाइलेशन है यहाँ पर सारे सब्जेक्ट्स का। और इसमें से जो हम लोग पहला सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं वो है केमिस्ट्री, और जिसका हमारा पहला टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो गाइस इस चैनल में आप लोग के पास सारा कंटेंट है जो कि FCI एग्जाम से रिलेटेड है। तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर टू मोर योर फ्रेंड्स, जिससे कि और ज्यादा से ज्यादा लोग इस चैनल के बारे में जुड़ पाएं और ज्ञान प्राप्त कर पाएं। तो यहाँ पर एक कोर्स भी है जिसका जो प्राइस रखा गया है वो है 99 रुपीज ओनली। इस कोर्स में आप लोगों को कंप्लीट नोट्स मिलेंगे, एक ई बुक मिलेगी जिसमें आपका जनरल एप्टीट्यूड और जो भी रिलेवेंट डिसिप्लिन्स हैं आपके उसके रिलेटेड एग्जाम्स के वो सारे कंटेंट्स मिलेंगे, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, पीडीएफ्स मिलेंगे, और प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके वो सब इस ई बुक और वीडियो लेक्चर सीरीज में अवेलेबल होंगे। और गाइज अगर आप लोग इस कोर्स को परचेस करने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो जस्ट फोन पे और व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड कंटेंट की। तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो है केमिस्ट्री। तो अब पहले हम जानेंगे कि FCI एग्जाम में केमिस्ट्री से रिलेटेड हमारा सिलेबस क्या है। तो 3 आपको रिलेवेंट फील्ड पढ़नी है, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और एक चौथी जो स्ट्रीम है वो है हमारी बायोकेमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत आपको पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, केमिकल बॉन्डिंग, रेडियो एक्टिविटी। इनऑर्गेनिक के अंदर पीरियोडिक टेबल, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ऑर्गेनिक के अंदर एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स और एसिड। बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स। फर्स्ट चीज गाइज आप लोग ये समझिए कि यहाँ पर आपका कोई नेट JRF का पेपर नहीं है, ये आपका FCI का AGM टेक्निकल पोस्ट के लिए पेपर है जहां पर एक केमिस्ट्री को एक सब्जेक्ट के तौर पर लिया जा रहा है। तो आपको जो कंटेंट पढ़ना है वो ज्यादा डेप्थ में जाके नहीं पढ़ना है, आपको उसकी बेसिक नॉलेज यहाँ पर होनी चाहिए, क्योंकि नोटिफिकेशन के सिलेबस पर भी लिखा हुआ है सम बेसिक नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री लाइक फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। तो जितना भी हम अपनी वीडियो सीरीज में पढ़ेंगे वो आपके एग्जाम्स के लिए रिलेवेंट है। और इसी के साथ हम लोग अपनी इसमें MCQ सीरीज को भी स्टार्ट करेंगे जो कि आपको एक एग्जाम का प्रोस्पेक्टिव दे सकेगी किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको मिलेंगे। तो आइए चालू करते हैं आज का हमारा पहला चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। सबसे पहले इसमें गाइस हमको पढ़ना है सबसे पहले इसमें हमको पढ़ना है कि व्हाट इज द एटम। तो देखिए एटम की डेफिनेशन को डिफाइन किया था जॉन डाल्टन ने, और इनके अकॉर्डिंगली कोई भी दुनिया का मैटर आप लोग जानते हैं वो वस्तु जो स्पेस को गैदर करती है, मैटर का जो सबसे स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल होता है उसको हम लोग बोलते हैं एटम। ठीक है, इनडिविजिबल का मतलब यहाँ पर हुआ कि जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये किसके अकॉर्डिंग था गाइस? जॉन डाल्टन के अकॉर्डिंग था। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपके पास कोई बॉक्स है और उस बॉक्स का अगर मैं पूछूं जो सबसे छोटा जो हिस्सा है जो कि जिसको आप तोड़ नहीं सकते हो अकॉर्डिंग टू जॉन डाल्टन, वो हो जाएगा आपका एटम। एटम की जो रेडियाई बताई थी जॉन डाल्टन ने वो उस समय पर बताई गई थी 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, बट आफ्टर फर्दर एक्सपेरिमेंट्स के बाद इसकी रेडियाई में चेंजमेंट भी देखने को मिले। लेकिन इसके अंतर्गत 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स आते हैं जिनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये सब जो थ्योरी थी जॉन डाल्टन के द्वारा बताई गई, बाद में फर्दर एक्सपेरिमेंट्स हुए और भी चेंजमेंट देखने को हमको यहाँ पर मिलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है। आपके पेपर में जो सबसे पहला क्वेश्चन आ सकता है वो है कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी थी, और वो थे हमारे साइंटिस्ट जे थॉमसन ने बाय द कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। तो कैथोड रे का एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूं। यहाँ पर एक वैक्यूम ट्यूब लगाई गई थी जिसको हाई वोल्टेज बैटरी के साथ क्या करा गया था, कनेक्टेड करा गया था। एक इसमें कैथोड थी और एक इसमें जो लगाई गई थी वो गाइस थी एनोड। जब इसमें हम हाई वोल्टेज करंट प्रोवाइड कर रहे थे तो हम ये देख पा रहे थे कि कुछ रेस कैथोड से एनोड की तरफ कुछ पार्टिकल्स जो है वो ट्रेवल कर पा रहे हैं। तो जो पार्टिकल्स ट्रेवल करते थे उन्हीं को जे थॉमसन ने नाम दिया है इलेक्ट्रॉन। सेकेंड पॉइंट, इस रेज को जो नाम दिया गया है, जो ये रेज जा रही थी इनको बोला गया है कैथोड रेस। ठीक है, उसके बाद जो ये चार्ज पार्टिकल्स निकल रहे थे उनका जो चार्ज मेजर किया गया था वो था 1-1.6 into 10⁻⁻19 कोलॉम। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ चार्ज, तो यूनिट ऑफ चार्ज होता है आपका कोलॉम। ठीक है,
उसके बाद बात करते हैं कि मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वो होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 और 1 मोल का जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो है 0.55 मिलीग्राम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा पेपर के प्रोस्पेक्टिव से। दूसरा पॉइंट, अगर हम जानते हैं कैथोड रेज की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में, तो दीज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन अवे फ्रॉम द कैथोड, कैथोड से अवे जाती हैं, एक स्ट्रेट लाइन में चलती हैं। प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस व्हेन स्ट्राइक द ग्लास वॉल, जब ग्लास से टकराती हैं तो वहां पर एक चमक पैदा करती हैं। दीज कॉज मैकेनिकल मोशन, क्योंकि इनमें कुछ भार है, वजन है, तो ये किसी भी छोटे पहिए को, व्हील को घुमा भी सकती हैं, मैकेनिकल मोशन भी कर सकती हैं। और ये एक्सरेज जब मेटल के साथ स्ट्राइक करती हैं तो एक्सरेज का प्रोडक्शन करती हैं और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्टेड भी होती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे प्रोटॉन के बारे में। प्रोटॉन की डिस्कवरी जो करी गई थी वो करी गई थी रदरफोर्ड के द्वारा, और इसके लिए जो एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड ने परफॉर्म किया था वो था एनोड रे एक्सपेरिमेंट। हम लोग एक्सपेरिमेंट के ऊपर नहीं जा रहे हैं क्योंकि ये हमारे एग्जाम से रिलेवेंट नहीं है। जो चीजें आपके एग्जाम से रिलेवेंट है वही हम इस वीडियो कोर्स में अपने डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं इसका जो पॉजिटिव चार्ज था। देखिए, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में सिर्फ चार्ज में डिफरेंस ये है कि वहां पर -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम था और यहाँ पर है +1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, और जो इसका मास था वो था 1.007276 यूनिट। उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं। ये भी स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करते हैं, लेकिन इनका जो मास होता है वो इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में कई 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 गुना ज्यादा होता है। देखिए ना, वहां पर था 10 की पावर -31 और यहाँ पर जो ऑर्डर होता है वो होता है 10 की पावर -24 का। ठीक है, तो डिफरेंस काफी था। उसके बाद ये भी मैकेनिकल मोशन को परफॉर्म करते थे और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डेविएट भी होते थे। अब बात करते हैं गाइस न्यूट्रॉन की, जो तीसरा सब एटॉमिक पार्टिकल है। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करी गई थी चैडविक के द्वारा, और न्यूट्रॉन नाम से ही समझ में आ रहा है एक न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं। और जो न्यूट्रॉन का मास होता है वो होता है 1.675 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम, या फिर हम एएमयू में बात करते हैं तो वो होता है 1.008665 एएमयू। अब एक बात याद रखिएगा, पेपर के लिए क्वेश्चन बन सकता है। देखिए, ये है हमारा प्रोटॉन का मास और ये है हमारा यहाँ पर न्यूट्रॉन का मास, दोनों में स्लाइट सा चेंज है। वहां पर है 72, ये 72 लिखा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर लिखा हुआ है 86। तो देखिए, न्यूट्रॉन भारी होता है प्रोटॉन से, आप लोग ये याद रखिए, न्यूट्रॉन इज हैवियर देन प्रोटॉन। अब अगर पूछा जाए पेपर में कि न्यूट्रॉन बना कैसे, तो भाई बना ऐसे कि जब हमने बेरिलियम के एटॉमिक न्यूक्लियाई पे हीलियम की बम्बार्डमेंट कराई गई तो कार्बन का एक आइसोटोप हमको मिला और न्यूट्रिनो पार्टिकल्स, न्यूट्रॉन्स के पार्टिकल्स जो हैं वो अलग हो सके। ठीक है, तो आई थिंक ये तीनों क्लियर हो चुके होंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। अब इसी के साथ हम लोग कुछ डिस्कस कर लेते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में। वो है, फर्स्ट है पॉजिट्रॉन। देखिए, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव पार्टिकल्स होता है, जबकि पॉजिट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ही भाई है लेकिन ये पॉजिटिव होता है। इसकी जो डिस्कवरी करी थी डायरेक और एंडरसन ने करी गई थी। दूसरा है हमारा न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो। ये भी स्मॉल मास और नो चार्ज के पार्टिकल्स होते हैं जिनकी डिस्कवरी करी गई थी फर्मी के द्वारा। तो न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो का एंटी पार्टिकल जो है वो एंटी न्यूट्रिनो है, याद रखिएगा। मेजॉन, मेजॉन की डिस्कवरी करी गई थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, युकावा ने करी थी, मेजरली युकावा ने करी थी, फिर बाद में कैमर ने उनका हाथ बटाया था। दे आर अनस्टेबल पार्टिकल्स, काफी अनस्टेबल होते हैं और इनको पायोन्स भी बोलते हैं। तो पाई प्लस होते हैं, पाई निगेटिव होते हैं, पाई न्यूट्रल होते हैं, तीनों हो सकते हैं। एंटी प्रोटॉन, प्रोटॉन क्या होता था गाइस, पॉजिटिव होता था ना, तो एंटी मतलब उसका उल्टा यानी निगेटिव प्रोटॉन, और इसकी डिस्कवरी करी गई थी सीगर और विगनेंट के द्वारा। ठीक है, अब बात करते हैं एटॉमिक मॉडल्स के बारे में। तो पहला जो मॉडल है वो है थॉमसन एटॉमिक मॉडल। तो थॉमसन ने कहा था कि हमारा एक एटम जो होता है एक स्फेरिकल पार्टिकल होता है जिसमें, जो कि पॉजिटिव चार्ज होता है और जिसमें जो नेगेटिव पार्टिकल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन के वो एम्बेडेड होते हैं। ठीक है, तो इनका जो मेथड है उसको प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं। प्लम पुडिंग एक प्रकार का केक होता है जिसमें किशमिश, ऐसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स रखे गए हैं वैसे किशमिश उसमें रखी होती है। और यहाँ पर न्यूट्रलिटी ऑफ द एटम के बारे में बात करी गई, क्योंकि ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को क्या कर रहा है, कैंसिल कर रहा है, इसीलिए इनके अकॉर्डिंगली कोई भी एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है। दिस मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द रिजल्ट ऑफ रदरफोर्ड। अब बात करते हैं हम रदरफोर्ड के बारे में। तो रदरफोर्ड का जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था वो टोटली बेस्ड था अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर। इन्होंने
अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बाद क्या पाया वो आपके लिए जानना जरूरी है। इन्होंने ये पाया कि एटम के बीचों बीच में हाईली डेंस पार्टिकल होता है, वो भी पॉजिटिव चार्ज का होता है, जिसका नाम इन्होंने दिया न्यूक्लियस, और जिसका जो रेडियस था वो 10⁻³ सेंटीमीटर इन्होंने पाया। ठीक है, एंटायर मास ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर ही पूरा मास जो है वो कंसंट्रेटेड होता है, यानी इनके अकॉर्डिंगली और किसी भी प्रकार का मास किसी भी एटम में पाया नहीं जाता है। सेकेंड थिंग इन्होंने बताई कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं एटम के चारों तरफ। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी लगता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है और न्यूक्लियस हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब लेकिन इनके कुछ ड्रॉबैक्स थे, वो भी गाइस हम लोग देख लेते हैं क्या क्या इनके ड्रॉबैक्स थे। तो पहला जो ड्रॉबैक था कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे रदरफोर्ड। दूसरा ड्रॉबैक था कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन को भी ये अपने एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं आपको ड्रॉबैक में याद रखनी है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग रदरफोर्ड के बाद एटॉमिक नंबर क्या होता है। ठीक है, मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूं। ये है हमारा कार्बन एटम, जिसका नीचे जो लिखा हुआ है ये है एटॉमिक नंबर, और ऊपर जो लिखा हुआ है यहाँ पर ये है इसका मास नंबर। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट करस्पॉन्ड टू द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। उसमें कितने प्रोटॉन्स हैं या फिर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, वही उसका होता है एटॉमिक नंबर। जैसे अगर हम बात करें इस कार्बन का, मैं कहता हूं इस कार्बन में 6 प्रोटॉन है, तो इस कार्बन में 6 ही प्रोटॉन होंगे, 6 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, और इसका एटॉमिक नंबर भी क्या होगा, 6 ही होगा, 6 होगा। ठीक है, मास नंबर जब हम बात करते हैं तो उसमें होता है कि प्रोटॉन्स कितने हैं और न्यूट्रॉन्स कितने हैं, उन दोनों का जो एडिशन होता है गाइस, वही हमारा कहलाता है मास नंबर। ठीक है, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन और वही उसका एटॉमिक नंबर। और मास नंबर के बारे में जब हम बात करते हैं तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का जो समेशन होता है वही हमारा कहलाता है मास नंबर। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के बारे में थोड़ा सा। किसके द्वारा दी गई थी? मैक्सवेल के द्वारा दी गई थी। और इसके अकॉर्डिंगली क्या था कि किसी भी सोर्स से एनर्जी हमेशा रेडिएशन के फॉर्म में एमिट होती रहती है। ठीक है, और इन्हीं रेडिएशंस को बोला गया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और इनकी जो वेलोसिटी बताई गई थी वो थी लाइट की वेलोसिटी के बराबर, जिसका ऑर्डर होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और सेकेंड थिंग, इनको किसी भी प्रकार का मीडियम नहीं चाहिए होता है। ठीक है, ये सॉलिड में नहीं ट्रेवल कर सकती है, लिक्विड किसी भी प्रकार का मीडियम नहीं, ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है, ऐसा समझिए आप लोग। ठीक है, अब हम बात करते हैं व्हाट इज वेवलेंथ। ठीक है, अब मैं इसको आपको एक चार्ट के माध्यम से समझाना चाहता हूं, जिससे आपको जल्दी क्लियर हो जाएगी ये टॉपिक। ये देखिए, ये वेव है हमारी, तो इस वेव को यहां से यहां तक कवर होने में जितना भी समय लगा है, ठीक है, सॉरी, जितना भी ये डिस्टेंस कवर करेगी, तो उसको ही हम लोग बोलते हैं वेवलेंथ। ठीक है, वेव की जो लेंथ है वही होगी वेवलेंथ। तो दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट मतलब ये जो टॉप वाली है, और ट्रफ मतलब जो ये नीचे वाली है, दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ के बीच की जो डिस्टेंस होती है वही कहलाती है वेवलेंथ, और इसको लैम्डा से हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट होती है फ्रीक्वेंसी। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, एक सेकंड में जितनी भी नंबर ऑफ वेव्स ट्रेवल करती हैं, सॉरी 1 सेकंड में जितनी भी वेव्स ट्रेवल करती हैं वो हमारी कहलाती है वेलोसिटी। वेव नंबर के बारे में गाइस हम बात करते हैं, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। तो वेवलेंथ का जो रेसिप्रोकल, वेवलेंथ क्या होती है, लैम्डा, तो ये हो जाएगी हमारी 1/लैम्डा। ठीक है, एम्पलीट्यूड क्या होता है हमारा, ये जो डिस्टेंस आपने देखा ना कि क्रेस्ट कितना ऊंचा है, ट्रफ कितना ऊंचा है, इसको ही हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अभी मैंने आपको बताया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में कि हर पार्टिकल से एक एमिशंस होते रहते हैं, रेडिएशंस एमिट होते रहते हैं। अब उनका कुछ ना कुछ क्या होगा, वेवलेंथ होगा, कुछ फ्रीक्वेंसी होगी उनकी। तो जब हम किसी भी रेडिएशंस को, जितने भी रेडिएशंस उनसे निकल रहे हैं, उनको उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में सजाते हैं, रखते हैं, तो उससे जो हमारा ऑर्डर तैयार होता है, जिस प्रकार का हमारी सीरीज तैयार होती है, वही हमारी कहलाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की एक सीरीज दी गई है, आप सभी लोग देख सकते हैं। पहला है गामा रेज हमारा, दूसरा है एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल रेज, इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव्स एंड मीडियो वेव्स। आपको इनका ऑर्डर याद नहीं करना है, आपको बस एक चीज याद रखनी है कि गामा रेज की वेवलेंथ जो होती है वो सबसे
कम होती है और रेडियो वेव्स की जो वेवलेंथ होती है वो सबसे ज्यादा होती है। जिसकी वेवलेंथ सबसे कम वो उतना ही ज्यादा क्या कर सकती है, पेनिट्रेट करेगी, उतना ही ज्यादा क्या करेगी, पेनिट्रेट करेगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशंस क्या होते हैं हमारे। अगर हम किसी भी सब्सटेंस को हीट करते हैं, ठीक है, जो कि ब्लैक बॉडी होगी, तो रेडिएशंस उससे क्या होंगे, एमिट होंगे। आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा कि गर्मियों में काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। क्यों? क्योंकि काले कपड़े उतनी ही जल्दी हीट को एब्जॉर्ब भी करते हैं और रेडिएट भी करते हैं। तो इट इज टर्म्ड एज ब्लैक बॉडी रेडिएशन। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में भी जान लेते हैं गाइस। It is the phenomenon in which the beam of light of certain frequency fall on the surface of metal and electrons are ejected on it। मान लीजिए ये मेटल की प्लेट है हमारे पास, इसमें जब हम क्या करेंगे, बीम ऑफ लाइट, और वो भी जो लाइट की बीम है वो एक सर्टेन फ्रिक्वेंसी की फॉल कराएंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, निकलेंगे इस मेटल से। इस इफेक्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। सबसे पहले इसकी जो खोज करी थी, यानी जिसने ऑब्जर्व किया था, वो थे हमारे साइंटिस्ट हर्ट्ज। अब बात करते हैं इसमें पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो आप लोग ने जाना E इक्वल्स टू क्या होता है, h न्यू होता है, एनर्जी इक्वल्स टू h न्यू। न्यू इज नोन एज फ्रीक्वेंसी एंड न्यू इज इक्वल्स टू व्हाट, c अपॉन लैम्डा। ठीक है, वेयर c इज व्हाट, वेयर c इज व्हाट, स्पीड ऑफ लाइट, एंड लैम्डा इज व्हाट, वेवलेंथ, एंड न्यू इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी होगी हमारी। नेक्स्ट है हमारे पास डी ब्रोगली प्रिंसिपल। अब देखिए डी ब्रोगली ने क्या बताया, डी ब्रोगली ने बताया कि किसी भी एक्सप्लेन्स द ड्यूअल नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ड्यूअल नेचर के बारे में बताया। इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो वेव नेचर की तरह भी बिहेव करता है। तो यानी इलेक्ट्रॉन्स के पास दो नेचर है, एज वेल एज अ पार्टिकल नेचर, मतलब वो एक पार्टिकल भी है, उसके पास एक वेट भी है, बाहर भी है, और वेव नेचर, वो वेव तरह भी ट्रेवल कर सकता है। और इसके लिए जो इक्वेशन बताई थी वो बताई थी लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन m3। ठीक है, यहाँ पर लैम्डा वेवलेंथ है, h आपका होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, m होता है मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और v होती है आपकी वेलोसिटी। ओके गाइस, नेक्स्ट बात करते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में। अब देखिए हाइजेनबर्ग ने क्या कहा कि हम एक ही समय पर किसी भी फास्ट मूविंग पार्टिकल, जैसे कि क्या हो, इलेक्ट्रॉन हो, उसका हम मोमेंटम और उसकी पोजीशन नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते हैं? मान लीजिए अभी पार्टिकल यहाँ पर है, जैसे ही आप बताने चले आपको कुछ समय लग गया और ये पार्टिकल निकल के भाग गया यहाँ पर, तो आपने कहा ये तो यहाँ पे था, लेकिन जब आपने बताया तो वो तो कहाँ पहुंच गया, यहाँ पर। तो इनके अकॉर्डिंगली क्या था कि एक ही समय पर हम किसी भी पार्टिकल की मोमेंटम और पोजीशन को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। आप एक समय पर एक ही चीज बता सकते हैं। इसके लिए इक्वेशन जो दी गई थी वो दी गई थी डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। याद रखिएगा इस इक्वेशन को। अब बात करते हैं गाइज हम लोग क्वांटम नंबर्स के लिए। ठीक है, अब जैसे आप लोग अपने घरों में रहते हैं तो आपका कुछ एड्रेस होता होगा कि सबसे पहले बताते होंगे कि आप अर्थ पे रहते हैं, फिर आप एशिया में रहते हैं, फिर इंडिया में रहते हैं, फिर मान लीजिए आप किसी प्लेस पे रहते हैं, मान लीजिए लखनऊ में रहते हैं, और लखनऊ में आप चारबाग में रहते हैं, कहाँ पे रहते हैं उसका आप एक एड्रेस होता है। इसी प्रकार से अगर हमें इलेक्ट्रॉन्स को भी खोजना है कि आखिरकार उस एटम में इलेक्ट्रॉन कहाँ है, उसके लिए भी हम लोग क्वांटम नंबर्स का यूज करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वांटम नंबर होता है वो होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखिएगा, और n फॉर नील बोर, ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पर n आपका शो करता है कि वो किस सेल में होगा, k सेल में होगा, l सेल में होगा, m सेल में होगा, या फिर किस में होगा, n सेल, k l m n, किस सेल में वो पाया जाएगा, इसको डिनोट करता है। दूसरा होता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, जिसको डिस्कवर किया था सोमरफेल्ड ने, और इसके अकॉर्डिंगली आप बता सकते हैं उसके सबसेल के बारे में कि आपका इलेक्ट्रॉन s सबसेल में पाया जाएगा, p में पाया जाएगा, d में पाया जाएगा, कि f में पाया जाएगा। इससे एक चीज आप और पता कर सकते हैं, वो है एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और आप शेप ऑफ सबसेल्स को भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट गाइस हमारे पास होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। 1 सेकेंड। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को लैंड ने डिस्कवर किया था, और इसको हम m से डिनोट करते हैं, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 2l+1। ठीक है, और इसकी जो रेंजिंग होती है वो होती है -l से +l। l लिखा हुआ है, 1 नहीं लिखा हुआ है, सॉरी फॉर दिस। मान लीजिए अगर हम कह रहे हैं कि इफ द वैल्यू ऑफ l इज इक्वल्स टू 2, तो जो m की वैल्यूज हो जाएंगी वो क्या हो जाएंगी, -2, -1, 0, +1 एंड
प्लस 2 यानी 5 वैल्यूज हो जाएंगे। आप 2l+1 का फॉर्मूला भी लगा लीजिएगा, तो 2l+1 का मतलब क्या हो गया, 2 2 4 प्लस 1 5। देखिए ये 5 वैल्यूज है ना यहाँ पर। अब बात करते हैं स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में, ठीक है। तो स्पिन क्वांटम नंबर को गोल्डस्मिथ ने डिस्कवर किया था और इसको हम लोग s से जनरली रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपके स्पिन को डिफाइन करता है कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव स्पिन में चल रहा है कि नेगेटिव स्पिन में चल रहा है, ठीक है। अगर पॉजिटिव में है तो +1/2 और नेगेटिव में है हमारा तो -1/2, ठीक है गाइस। आगे बढ़ते हैं। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा क्वांटम नंबर आपका। अब बात करते हैं कि हमारा ऑर्बिट और ऑर्बिटल्स में क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए अभी मैंने बताया कि न्यूक्लियस होता है हमारा और न्यूक्लियस के चारों तरफ जो घूमते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो ये जो राउंड राउंड जो आपको दिख रहा है ये इसी को बोलते हैं हम लोग ऑर्बिट। लेकिन ऑर्बिट के अंदर जो पाए जाते हैं वो होते हैं ऑर्बिटल्स और वो 3 डायमेंशनल स्पेसेस होते हैं आपकी, ठीक है। वो क्या होते हैं, 3 डायमेंशनल स्पेसिंग होती है और जहां पर इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। अगर आपको किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो आप 2n² फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, लेकिन किसी भी ऑर्बिटल में सिर्फ और सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स पाए जा सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज लाइक द कि उसके सबसे पहले सबशेल में कौन सा इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर दूसरे सबशेल में कौन सा इलेक्ट्रॉन जाएगा, ये चीज बताता है। अब बात करते हैं पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के बारे में। तो पॉली ने क्या बताया था कि किसी भी ऑर्बिटल में मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, एक ये इलेक्ट्रॉन है और एक ये इलेक्ट्रॉन है। तो किसी भी ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उनके जो चारों क्वांटम नंबर्स होते हैं, चारों मैंने कौन कौन से बताए थे गाइस आपको, n बताया था, l बताया था, m बताया था और s बताया था, याद कर लीजिए। तो ये चारों क्वांटम नंबर्स में से चारों सेम नहीं हो सकते। मान लीजिए 3 सेम हो जाएंगे लेकिन चौथा जो है वो हमेशा डिफरेंट होगा। क्यों डिफरेंट होगा, साफ साफ देख सकते हैं, इसकी स्पिन +1/2 है और इसकी स्पिन कितनी है, -1/2 है। तो ये पॉली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल था। दूसरा है हमारे पास ऑफ बाउ प्रिंसिपल। ऑफ बाउ ने क्या कहा था, ऑफ बाउ ने कहा था कि जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो हमेशा हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ में लगाते हैं। मतलब सबसे कम एनर्जी वाला शेल हो, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग उसमें भरेंगे। मान लो 1s सबसे पहले आएगा हमारा, फिर उसके बाद जो आएगा हमारा वो होगा 2s, देन होगा हमारा 3s, 3p, 3d। इस तरीके से हमारे ऑर्बिटल्स भरे जाएंगे। सिंपल सा फंडा है, आपको ये याद रखना है कि सब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया जाता है ऑर्बिटल्स को, यानी सबसे कम एनर्जी वाले को सबसे पहले हम भरेंगे। ये ऑफ बाउ ने डिकोड किया था। उसके बाद बात करते हैं हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो इन्होंने क्या कहा था कि in an atom no 2 electron pairing takes place in the p, d or l orbital. The unpaired electrons present in the various orbital of the same subshell should have parallel spins. जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी सेम सबसेल में, उनकी जो स्पिन्स होती है वो हमेशा पैरेलल स्पिन होती है। नेक्स्ट है, अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए आपके, एटॉमिक स्पेसीज के जो टाइप्स हैं। पहला है आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स वो सारे हमारे स्पीशीज होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम होते हैं लेकिन मास नंबर क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1h1 1h2। तो इसका देखिए 1 जो 1 है ये तो सेम है, लेकिन ये जो इसका मास है वो 1 है और इसका मास कितना है, 2 है। आइसोबार्स में बिल्कुल सेम ऐसा ही होता है कि मास नंबर जो होता है वो सेम होता है लेकिन एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। जैसे आर्गन और पोटेशियम में आप देख सकते हैं, इसका 18 है, इसका 19 है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, जबकि 14 के मास नंबर जो है वो सेम है। आइसोटोन्स में क्या होता है, न्यूट्रॉन्स की जो संख्या होती है वो सेम होती है। 1s3 और 2he4 में देखिए अगर आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हो तो एटॉमिक मास में से उसके एटॉमिक नंबर को माइनस करते हैं, यानी 2 आएगा। यहाँ पर भी 2 आ रहा है, तो दोनों सेम होते हैं। आइसोडाइफर्स क्या होते हैं, स्पीशीज विद सेम आइसोटोपिक नंबर्स। तो आइसोटोपिक नंबर्स जो होते हैं उनके वो सेम होते हैं। आइसोटोपिक नंबर निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास नंबर -2 इंटू एटॉमिक नंबर। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होते हैं, नाम से ही समझ में आ रहा है, आइसो मतलब सेम और इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन्स, जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। आइसोस्टीयर क्या होते हैं, स्पीशीज हैविंग सेम नंबर ऑफ एटम्स एंड सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए जैसे CO कार्बन मोनोऑक्साइड में 2 एटम है और इसके पास जो है 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई। तो ये था हमारा पहला चैप्टर जिसमें हमने पढ़ा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में। सारी एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपके पेपर के प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है वो सारे हमने डिटेल्ड में समझे और उनको याद करने का भी प्रयास किया। उसके बाद हम जब इसकी MCQ सीरीज चलाएंगे तब आपको और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगी, जो आपने पढ़ा है वो आप इम्प्लीमेंट कर पाओगे एंड देन फाइनल यूथ यानी FCI एग्जाम में आप जाके बेटर परफॉर्म कर पाओगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है
तो प्लीज़ प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब दिस चैनल और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल को फॉरवर्ड करिए और प्लीज़ इस तरीके से कमेंट करके हम लोग को मोटिवेट करिए एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।